हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आज आपको जो नागरिक शास्त्र का है कक्षा 6 का विविधता वाला पाठ जो हमने कल किया था आज उसको पूरा करवाऊंगा। आशा करता हूं आपको ये भी वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। भारत में विभिन्नता की हमने कल चर्चा की थी। इसके बारे में विविधता को हमने समझा था। उसके बारे में फिर एक दो बार बातें रिपीट कर लेते हैं। तो विविधता का मतलब क्या है भाई? एक दूसरे से भिन्न होना। जब अपने आसपास विभिन्न प्रकार के आप लोग देखते हो, उनका पहनावा है, वेशभूषा है, खान पान है, भाषा है, बोली है, इसमें अनेक बातों को आपने अलग अलग मिलेगी आपको। उनमें विविधता अनेक प्रकार के लोगों तथा वस्तुओं का एक समूह है जिसमें सभी एक दूसरे से अनेक प्रकार से भिन्न होते हैं, अनेक बातों से भिन्न होते हैं। चाहे भाषा की बात हो, खान पान की हो, वेशभूषा की हो, संस्कृति की हो, सभी बातों से आपको कहीं ना कहीं भिन्न दिखाई देंगी। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार बनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। तो हम इसको समझें कैसे? हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, करीब हम 100-200 साल पहले की बात करते हैं, उस समय ना तो हवाई जहाज थी, ना बस थी, ना कार थी, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। उस समय ये चीजें थी नहीं प्रचलन में। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भागों में यात्रा करते थे। अब यात्रा किस प्रकार करते थे? वे पानी के जहाजों में, घोड़ों में या ऊँटों पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चल करके जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। ये यात्राएं क्यों करते थे? वे अक्सर खेती करने के लिए, बसने के लिए या जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। रास्ते में लंबे समय तक वे रुक जा करते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़कर जाया करते थे। पहले अकाल और सूखे बहुत पड़ा करते, तो इसके कारण उन्होंने घर छोड़कर जाना पड़ता था, घर छोड़ना पड़ता था। भूखा मर न जाए इसलिए वे उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर के बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। कुछ काम की तलाश में घर को छोड़कर चले जाते, कुछ जब युद्ध हो जाया करते थे, लड़ाई हो जाया करती थी आपस में, तो उसको छोड़ करके चले जाया करते थे। लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते थे तो उन्हें रहने में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कहीं पर जाके वे रहते तो इसमें थोड़ा बदलाव उनमें आ जाता था रहन सहन में। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ पुराने डरे पर चल जाते थे। डरे मतलब पुरानी पत्ती पर वे चलते रहते थे। कुछ नई उस जगह की नई चीजें ले लेते थे और कुछ पुरानी चीजों से, पुराने तरीके से अपना जीवन चलाते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि पे नए और पुरानों का मिश्रण होता रहता था। तो उसमें जो वहां पर रहे वहां का धर्म ले लिया, वहां की भाषा सीख ली, वहां का भोजन के ग्रहण कर लिया, वहां के जो संगीत की बातें थी उनको ग्रहण कर ली। तो नए और पुराने का मिश्रण हो जाता था उनके रहन सहन में। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती और वहां पर एक दूसरी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता और मिली जुली संस्कृति जो है वहां पर उभर करके आती। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, अलग अलग जगहों का हम इतिहास देखें, पुरानी बातों का अध्ययन करेंगे हम अलग अलग क्षेत्रों का, जिससे पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण
विविधता संपन्न हो गए, विविधता संपन्न हो गए। ठीक इसी तरह लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार सामंजस्य बैठाने लगे, तालमेल बैठाते हैं, उनसे विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क होता है। समुद्र के पास जो क्षेत्र है वहां पर रहने और पहाड़ी इलाकों पर रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। न केवल वहां के लोग कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों के अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही, बहुत कम ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे सब चीजें के लिए बाजार पर निर्भर होते हैं। आइए भारत देश के जो दो भाग हैं, लद्दाख और केरल का उदाहरण लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र में विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के नक्शे पर नक्शा जो बनाएंगे आप, उसके ऊपर लद्दाख और केरल की स्थिति दर्शानी है, कहाँ पर ये स्थित है। इन क्षेत्रों को जो भोजन है, कपड़ा है, व्यवसाय, पेशा को किस तरह प्रभावित करते हैं, उनकी हमने सूची बनानी है। तो आप देखेंगे एक बार, जैसे हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख जो है, जैसे हम लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख भारत के जो है उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो उत्तर में है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। जैसे हम नक्शे में बनाते हैं, एक चित्र बना देता हूं छोटा, देखना एक बार, इधर से नहीं दिखाई देगा, इधर देखेंगे एक बार। जैसे इंडिया की शेप बनी है, जो इलाका ये है, ये लद्दाख का है। ये क्या है? और जो ये इलाका है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। जो इसके इधर है, ये केरल है। हम इन दो क्षेत्रों की बात करते हैं। इसमें देखना, हम इन क्षेत्रों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लद्दाख की। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। इसको हम रेगिस्तान का नाम लेते हैं। रेगिस्तान है, यहाँ पर शुष्क रेगिस्तान है, ये ठंडा रेगिस्तान है। ये यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत से कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, जिन्हें पश्मीना ऊन मिलती है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में यह पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ पर आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यह कई घाटियों और इससे गुजरकर एक मध्य एशिया के काफिले उस इलाकों से पहुंचते हैं जिनके आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध जो भिक्षु थे, बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत अधिक प्रसिद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख के काफी प्रसिद्ध, इसको देख लेना। तिब्बत का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। यह स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दो तरह के लोग रहते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। वहां पर मुख्य रूप से कौन से प्रकार के लोग रहते हैं, इनको आपने देखना है।
इसी प्रकार हम केरल के लेते हैं जो भारत के दक्षिण में है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर बसा एक राज्य है। यह एक समुद्र से घिरा है। इसमें दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसी काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षित बना हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापार केरल आए, व्यापार करने के लिए केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत के ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो सबसे पहले भारत का ईसाई धर्म लाने वाले कौन थे? थॉमस, संत थॉमस। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बड़ी संख्या, मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा जो 1498 में समुद्री मार्ग द्वारा जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। जो पुर्तगालियों ने इसमें भारत की खोज की, भारत के रास्ता जाना। जो कालीकट पर पहुंचे थे 1498 में। वास्को डी गामा ने जहाज से रास्ते पहुंचे 1498 में। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना। इसी ऐतिहासिक कारणों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहाँ यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू तथा बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाए जाते हैं, इन्हें चीनी जालों में हूबहू मिलते हैं, जिन्हें चीनावला कहते हैं। ये प्रश्न बन गया आपका, चीनावला कैसे कहते हैं? चीनी जालों में हुबहू मिलते हैं। यहाँ से करना अपने मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चीनी चट्टा कहते हैं इसको। ये चीनी चट्टी किसको कहते हैं? तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति यहाँ यहीं हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोग है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ये था आपका लद्दाख और केरल का। इसमें आपने विभिन्नताएं छाटनी है। ये जो है पहाड़ी इलाका है, शुष्क ठंडा इलाका है। ये समुद्री वाला इलाका है। यहाँ पर फसलें अलग प्रकार की होती हैं, यहाँ पर अलग प्रकार की फसलें होती हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे आपको अलग मिलेंगे, यहाँ पर अलग मिलेंगे। यहाँ पर वेशभूषा, खान पान इनके अलग अलग मिलेगी। इन क्षेत्रों के आपने इनकी तुलना आपने करनी है, देखना इसको। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक परिस्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो मैंने पीछे बताया था आपको जो लद्दाख और जो केरल की, उन्हीं बातों को इसमें दोहराया गया है। इनको आप पढ़ लेना। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों का एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों के चीन और अरब के आने वाले व्यापारियों को प्रभावित किया है। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। इसी तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन पर उनके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होगा। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल से नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उन क्षेत्रों का विकास बन जाता है जहां हम रहते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों को और परंपराओं को उसमें घुल मिल जाती हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे, ये भी विविधता में एकता। भाई कहा है भारत में अनेकता बहुत ज्यादा है, विविधताओं वाला देश भारत है और फिर भी भारत देश में एकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विविधताओं में अनेकताओं में एकता हमारा टॉपिक रहेगा। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जितने हमारे देश में विभिन्नताएं हैं उतने हमारे देश में एकता भी मौजूद है, उससे ज्यादा हमारे देश में एकता मौजूद है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, हम पिछले समय की बात करते हैं, जब भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था
तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जब हम गुलाम थे तो हमने ये नहीं देखा भाई हमारा मजहब क्या है, स्त्री है पुरुष है, भाषा क्या है, किस क्षेत्र से हम आते हैं। सभी ने जो हम मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत की जो आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारत के लोगों में फूट डालकर राज करते रहेंगे, राज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं, काफी अनेकताएं हैं और इस तरह उनका राज लंबे समय तक चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न क्यों ना हो, कितने भी अलग क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वे सब एक थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वे सब एक थे। तो इसी में एक जो ये गाना लिखा है, ये तुम अपने आप पढ़ लेना, जो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये लिखा गया था, इसको तुम पढ़ के देख लेना। यह गीत जो पर ये गीत लिखा गया है, यह गीत अमृतसर जो पंजाब में है, वहां पर जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर एक सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपात पूर्ण जो गलत तरीका उन्होंने यूज कर रखा था, उस नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई, उनमें उनसे भी ज्यादा घायल हो गए। यह गीत उन शहीदों की याद में गाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया, अंग्रेजों के खिलाफ उठाया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बाहर से हमारे को ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी गई है, लागू नहीं की गई है, बल्कि यह एक गहरी है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इनमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विभिन्नता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार का हमें प्रदान किया, विचार हमें दिया। जो हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में हमने अपने आप लिखना है। ये बच्चों ने अपने आप करके दिखाना है किस तरह हमारे एकता में अनेकता में एकता का वर्णन करता है। तो ये हमारा पाठ यहाँ पूरा हो गया। तो इसको हम एक दो क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, एक दो क्वेश्चन हम आज करते हैं। जैसे अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारतीय खोज के लिए वाक्यांश नेहरू जी ने एकता के बारे में क्या कहा है? इसी पिछले पेज पे लास्ट पैरे पे ही था ये, जवाहरलाल नेहरू ने इसी के अंदर से अपना करना है। ये विभिन्नता जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारतीय खोज में लिखा है। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार किया गया है। यह आपने बना करके लिखना है। इसी पर अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर दिए गए गाने की उन पंक्तियों को चुनिए जो आपके अनुसार भारतीय एकता को निश्चित करती है। इस गाने में दिया गया है, इसमें आपने लिखना है, इसमें इसको पढ़ करके इसमें से आपने छाटना है। और लद्दाख और अगला प्रश्न हमारा 5 क्वेश्चन देखना, लद्दाख एवं केरल की इस तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए जहां पर भूगोल, जैसे हमने इस पाठ में क्या था, लद्दाख और केरल की तुलना हमने की थी। कोई अलग क्षेत्र देखना हमने भारत का, जैसे राजस्थान का क्षेत्र ले लो, जैसे अरुणाचल प्रदेश का ले लो। एक तो पश्चिम में राजस्थान हो गया, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इन क्षेत्रों की तुलना आप कर लो। जैसे राजस्थान में वर्षा कम होती है, रेतीली मिट्टी होती है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे, यहाँ का खान पान है, पहाड़ी इलाका अलग होता है, वर्षा भी यहाँ पर भी कम होती है। इस तरह तो मतलब दोनों की हम तुलना अलग अलग करनी है। तो इसको अपने शब्दों में बना करके लिखना है, ये आपका पूरा हो जाएगा। और ये पूरा काम करके हमारे जो संवत्सर वाले फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आपने व्हाट्सअप करना है। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आपने उसके ऊपर कमेंट करना है, आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं।
आशा करते हैं आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद।